डिस्कस करना है उसका नाम आपके पास है ब्लैक बॉडी, और आपके पास टॉपिक का जो पूरा नाम बनता है वो पूरा नाम बनता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दे रहे होते हैं। आइए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम मैंने बोलने में इसलिए लगाया क्योंकि सुबह से जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी जो जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं ना उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, और वो चार्जिंग होती है जैक में लगा के 30 सेकंड का टाइम देती है और ये चार्ज हो जाती है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम हमारे पास है ब्लैक बॉडी। उस टॉपिक का हमारे पास नाम है ब्लैक बॉडी। ठीक है, आप आगे की बात सुनिएगा। आपके पास कभी आपने लोहे को अगर देखा हो, लोहा, अगर आपने कभी लोहे को देखा हो तो लोहा आपके पास जो है वो बेसिकली जब हीट किया जाता है, जब आपके पास लोहा है और वो लोहा यानी कि आयरन जब आपके पास हीट किया जाता है तो वो बार बार अपने कलर को बदलता है। वो बार बार अपने कलर को बदलता है, यानी कि वो आपके पास अगर हीट किया मैंने तो हीट करने के नतीजे में पहले वो बन जाएगा रेड, फिर वो बन जाएगा और गर्म करेंगे तो येलोइश, और फिर वो बन जाएगा वाइटिश। तो आप थोड़ा सोचें, कभी आपने गौर किया है कि ये आपके पास जो अपना रंग बदल रहा है ये क्यों बदल रहा है? ये अपना रंग इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सुने गौर से, सुनते नहीं, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये अपने अंदर से हर तरह की, जुमला लिख रहा हूँ, हर तरह की रेडिएशन को एमिट करता है। ये अपने अंदर से हर तरह की रेडिएशन को एमिट करता है। ये अपने अंदर से हर तरह की रेडिएशन को एमिट करता है। किसी एक का फर्क प्रोमिनेंट होता है, किसी एक का फर्क प्रोमिनेंट होता है, किसी एक का फर्क प्रोमिनेंट होता है। जब ये रेड नजर आ रहा है तो हो सकता है रेड रेस का इम्पैक्ट ज्यादा हो, येलोइश नजर आ रहा है हो सकता है येलोइश का इम्पैक्ट ज्यादा हो, व्हाइट नजर आ रहा है तो हो सकता है आपके पास इसमें अब कोई और सी रेस का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो। तो जब हम लोहे को हीट करते हैं तो वो अपना रंग बदलता है। When iron is heated, it becomes red, then it becomes yellowish, and further temperature increase, it becomes whitish, तो वो आपके पास whitish हो जाता है। तो ये सारा काम जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा काम जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा काम हमें इस बात की जमानत दे रहा है कि आपके पास जब जब एक ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसमें से हर तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं। ब्लैक बॉडी पे तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ जनरल बातें करी। ब्लैक बॉडी पे तो मैंने कहा मैं आया ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपसे भी जनरल बातें करी हैं। आपके पास अगर ये एक सरफेस है, सुनिएगा ना गौर से, अगर आपके पास ये एक सरफेस है, अगर आपके पास ये एक सरफेस है और इस पर आकर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इस पे आके रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इस पे आके रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, तो आपके पास दो तीन काम होते हैं। अब वो तीन काम क्या होते हैं? वो तीन काम इस तरीके से होती हैं कि जब इस पे रेडिएशन आके आपके पास टकराएंगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तीन बातें होंगी, या तो इनको एब्जॉर्ब करेगा, उनको ट्रांसमिट करेगा और उनको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। मैं आपके पास अभी ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा। ट्रांसमिशन का मतलब है दूसरी साइड के क्रॉस करके गुजर जाना। ट्रांसमिशन का मतलब है दूसरी साइड की तरफ क्रॉस करते हुए गुजर जाना। मैं भी आपके पास स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे, ये मेरे पास, मैंने बोला एक सरफेस है, और अगर ये एक सरफेस है और यहाँ पे आपके पास अगर रेडिएशन आके स्ट्राइक कर रही है तो आपके पास यहाँ पर तीन बातें हो सकती हैं। एक बात आपके पास हो सकती है कि ये आपके पास रेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले, ये बात हो सकती है कि आपके पास रिफ्लेक्ट कर ले, या ये आपके पास कर सकती हैं क्या? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मींस उसके अंदर चले जाना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन, हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की। आप जरा आगे की बात सुनिएगा। आपके पास जब ये मुस्तकिल तौर पर अपने अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा,
जब ये मुस्तकिल तौर पे अपने अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज की एनर्जी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। जब किसी चीज की एनर्जी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो अब ये आपके पास अपनी हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देती है। हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पे वही बात हो रही है। आपके पास इसने आकर अपने अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, रेडिएशन एब्जॉर्ब होती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ये रेडिएशन बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, perfect absorber is a perfect emitter. Perfect absorber is a perfect emitter. Perfect absorber एक perfect emitter होता है। Perfect absorber एक perfect emitter होता है। Perfect absorber एक perfect emitter होता है। तो आपके पास अगर ये मुस्तकिल तौर पे चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये परफेक्ट एमिटर भी होगा। ठीक है, अब आम जबान में हम चलते हैं कि हम ब्लैक बॉडी बनाते कैसे हैं या ब्लैक बॉडी का तस्वुर हमारे पास क्या है। देखिए भाई, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है which which absorbs all the radiations falling on it, which absorbs all the radiations falling on it। एक ऐसी बॉडी जो अपने पर गिरने वाली तमाम रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर ले। एक ऐसी बॉडी जो अपने पर गिरने वाली, जो अपने पर गिरने वाली तमाम की तमाम रेडिएशन को क्या कर ले, एब्सॉर्ब। उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब आपके पास जब एक ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है, आपके पास जब एक ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो जब इसे हीट करेंगे तो हीट करने के नतीजे में इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इसे हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करना शुरू करेगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करना शुरू करेगा। तो एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगी उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या वो कहलाती हैं टेम्परेचर रेडिएशन। या तो उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम देंगे, या तो उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम देंगे, या फिर उसको मैं नाम दूंगा टेम्परेचर रेडिएशन का, या आपके पास वो टेम्परेचर रेडिएशन के नाम से जानी जाएंगी। अब आपके पास याद रखिएगा, एक ऐसी बॉडी जो आने वाली सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ले, लाइक उसकी एब्जॉर्बिंग पावर 100% हो, लाइक उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो, 100%, लाइक उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो, 100%। तो उसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है which absorbs all the radiations falling on it। वो आपके पास बॉडी जो अपने ऊपर आने वाली तमाम रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले, एक ऐसी बॉडी जो आपके पास अपने पे आने वाली तमाम रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ले, उसको हम अपनी आम लैंग्वेज में नाम देते हैं आपके पास क्या, ब्लैक बॉडी। उसको ब्लैक बॉडी का नाम दिया जा रहा होता है। और आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको कहेंगे जो सारी की सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ले। अर्थ के ऊपर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बनाई जा सकती। परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इम्पॉसिबल थ्योरेटिकली। लिख लें, थ्योरेटिकली परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इम्पॉसिबल। थ्योरेटिकली परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इम्पॉसिबल। उल्टा बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो कर सकते हैं, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली सही कर लीजिएगा बेटा इसको, आई मिस्टेक, आई अपॉलॉजी। प्रैक्टिकली आपके पास जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो आपके पास इम्पॉसिबल है।
हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम थ्योरेटिकली बोलना चाहें तो हम थ्योरेटिकली एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमेजिन कर सकते हैं कि हम आपके पास एक बॉडी लें, ठीक है, और उसके अंदर हम बना दें एक नैरो कैविटी। क्या बना दें? एक नैरो कैविटी। और उस बॉडी के अंदर हम कर दें लैम्प ब्लैक, जो कार्बन का होता है नॉर्मली। उस बॉडी के अंदर अगर हम कर दें लैम्प ब्लैक, दोबारा बोल रहा हूँ, उस बॉडी के अंदर अगर हम कर दें लैम्प ब्लैक, जो आपके पास नॉर्मली कार्बन का होता है, तो इसके अंदर ये सलाहियत होगी कि ये सारी रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। आप देखते हैं कि वो कैसे होती है। ये आपके पास मौजूद है एक ब्लैक बॉडी। इसको मैंने आपके पास रखा एक ब्लैक बॉडी के नाम पे, तो आपके पास एक ब्लैक बॉडी मौजूद है। अब जरा चेक करें, जब यहाँ से अंदर रेडिएशंस आएंगी ऐसे, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगी लाइक दिस, और रिफ्लेक्शन करने के नतीजे में रेडिएशन इसके अंदर ही रहेंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब ये एक ब्लैक बॉडी के तौर पे जाना जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर आने वाली तमाम रेडिएशंस को क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब। बज़ाहिर यहाँ से कुछ रेडिएशंस बाहर जा रही होंगी, अगर 98 अंदर एंटर हो रही है तो 2% बाहर भी जा रही होंगी, लेकिन फिलहाल हमने माना हुआ है कि ये वो बॉडी जो अपने अंदर सारी रेडिएशंस को क्या कर रही है? एब्सॉर्ब। तो इसीलिए इसे मैंने एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नाम दिया हुआ है। इसीलिए इसे मैंने एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नाम दिया हुआ है। तो जब रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करती हैं तो सारी की सारी आपके पास एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कभी आपने अपने दरवाजे का लॉक देखा है जिसके अंदर आप चाबी एंटर करते हैं? कभी उसको दूर से देखिएगा, आपको अंदर से ब्लैक नजर आएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। कभी उसको दूर से देखिएगा, वो आपको अंदर से ब्लैक नजर आएगा। हालांकि वो अंदर से ब्लैक नहीं होता, उसका ब्लैक के अलावा कोई और कलर होता है, लेकिन वो रेडिएशंस मल्टीपल सफरिंग करती है ना, तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो बाहर निकलने का जब मौका नहीं मिलता, तो इसका मतलब आपके पास वो एज अ ब्लैक बॉडी के तौर पर काम करता है। तो ये ब्लैक बॉडी मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाई। अब अगर इस ब्लैक बॉडी को मैं हीट करूंगा, सुने, अगर इस ब्लैक बॉडी को मैं हीट करूंगा, सुने दोबारा, अगर इस ब्लैक बॉडी को मैं हीट करूंगा, तो अब इसके अंदर से रेडिएशंस इमिट होना शुरू होंगी। जब इसके अंदर से रेडिएशंस इमिट होंगी, उनको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और मुझे आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस चाहिए, मुझे आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस चाहिए। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ इमिट करती है। नोट कर लें, हर तरह की वेवलेंथ इमिट करती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ इमिट करेगी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह की वेवलेंथ को इमिट करती है। दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह की आपके पास रेडिएशन को क्या करती है? इमिट। जो हर तरह की रेडिएशन को आपके पास इमिट कर रही होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात बढ़ाते हैं आगे। अब बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत सुकून से सुनिएगा वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आ रहा है। मैंने आपके पास मान लिया कि ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और अगर ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, तो ये मुस्तकिल तौर पे अपने अंदर से क्या निकाल रही है? रेडिएशंस। मेरे पास ये एक ब्लैक बॉडी है, और ये ब्लैक बॉडी मेरे पास अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रही है। जब ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगी, तो इसका मतलब ये लाइट रेडिएट कर रही है। ये क्या रेडिएट कर रही है? लाइट। क्योंकि रेडिएशन जो निकलती है वो लाइट की फॉर्म में निकलती है। दे ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपके पास ये ब्लैक बॉडी ली, यहाँ से रेडिएशन निकल रही हैं, यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया एक छोटा सा स्लेट। ये ब्लैक बॉडी ली मैंने आपके पास, इससे रेडिएशन निकल रही हैं, और यहाँ मैंने ब्लैक बॉडी के सामने लगा दिया बेटा एक छोटा सा स्लिट, और इसके सामने मैंने रख दिया एक स्पेक्ट्रम। इसके सामने मैंने क्या रख दिया? स्पेक्ट्रम। अब यहाँ से जो रेडिएशन आएंगी, ये प्रिज्म उनको डिस्पर्स करेगा। यहाँ से रेडिएशन आएंगी, ये प्रिज्म उनको डिस्पर्स करेगा। यहाँ से रेडिएशन आएंगी, प्रिज्म उनको डिस्पर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने इनको ऐसे डिस्पर्स किया, यहाँ पे मुझे मिली वॉयलेट, और यहाँ पे मुझे क्या मिली? रेड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे क्या मिली? वॉयलेट, और यहाँ पे मुझे क्या मिली? रेड। वॉयलेट ट्री ने ज्यादा बेंडिंग करी। चेक करें, आपके पास ये ऐसे आ रही थी, तो ये आपके पास जब वॉयलेट ट्री ऐसे गई तो इसने बेंडिंग ज्यादा करी। जिसकी ज्यादा बेंडिंग है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, और रेड रे के अंदर बेंडिंग कम थी। जितना ज्यादा ये एंगल बनाता है ना अपने इनिशियल डायरेक्शन से, जितना ज्यादा ये एंगल बनाएगा अपनी इनिशियल डायरेक्शन से, इसका मतलब बेंडिंग उतनी ज्यादा है। रेड रे की बेंडिंग कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ रेड रे की मुझे एक हायर वेवलेंथ मिलेगी और यहाँ पर मुझे मिलेगी एक लोअर वेवलेंथ। यहाँ पर मुझे क्या मिली, एक हायर वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या मिली मुझे, एक लोअर वेवलेंथ। अब रेड और वायलेट से बाहर आ जाए, अब रेड और वायलेट से मैंने क्या बोला, बाहर आ जाए। यहाँ पर मौजूद होता है एक डिटेक्टर, यहाँ पर मौजूद होता है एक डिटेक्टर, और वो डिटेक्टर आपके पास इनकी वेवलेंथ को मेजर करता है। वो डिटेक्टर आपके पास इनकी वेवलेंथ को मेजर करता है। तो मैंने क्या देखा, सुनिए गौर से, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जैसे जैसे डिटेक्टर आगे पीछे मूव हो रहा है तो मुझे वेवलेंथ के डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे वेवलेंथ के डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, 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 फिर उससे और कम और फिर इससे और कम। तो इसका मतलब जब ये ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर रही है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको हर तरह की वेवलेंथ एमिट होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना, समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिले, यहाँ कोई भी आपको मिल सकती है, और वो कोई भी आपको जो मिलेगी वो आपके पास मिलेगी, वायलेट भी मिल सकती है, इंडिगो भी मिल सकती है, इसके अलावा आपको इंफ्रारेड भी मिल सकती है, और इसके अलावा आपको अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। लेकिन आपके पास जिस वक्त ये मिल रही होंगी तो याद रखिएगा कोई एक किसी वक्त प्रोमिनेंट होगा। जुमला दोबारा बोल रहा हूँ, कोई एक किसी वक्त प्रोमिनेंट होगा। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे जुमला बताया था ना पहले, कि जो आयरन का हमारे पास कलर चेंज होता है, जब आयरन का हमारे पास कलर चेंज होता है तो मैंने आपको बताया था कि कभी रेड होता है, कभी येलो होता है, कभी व्हाइटिश होता है। तो कलर जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो हमें बता रहा है कि वहां पे अभी रेड का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा है। तो ये चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी करी, और ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताई तो आपको अंदाजा हुआ कि जब ये ब्लैक बॉडी को मैंने प्रिज्म से पास करवाया, डिस्पर्स हुआ, इसका मतलब यहाँ से जो रेडिएशन निकलनी है ब्लैक बॉडी से, उनमें हर तरह की वेवलेंथ पाई जा रही है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि हर तरह की वेवलेंथ आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। अब आगे की बात सुनिएगा। अब एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है उस एनर्जी से जो ये इमिट कर रही है। जुमला फिर सुन लें, इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है उस एनर्जी से जो इमिट कर रही है। अब एक चीज आती है, इसका नाम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है उस एनर्जी से जो ये इमिट कर रही है। अब एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है उस चीज से जो ये इमिट कर रही है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। लिख लें, अभी समझा दूंगा, लिख लें। इंटेंसिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विथ वेवलेंथ। जल्दी नोट कर लें, intensity is not distributed uniformly with wavelength। intensity wavelength से uniformly distribute नहीं होती, intensity wavelength से uniformly distributed नहीं होती। हर wavelength के ऊपर एक different energy होती है, हर वेवलेंथ के ऊपर एक डिफरेंट एनर्जी होती है। इंटेंसिटी का मतलब है वो एनर्जी जो इमिट कर रही है। और जुमला मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद वेवलेंथ। इंटेंसिटी का आपके पास वेवलेंथ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इंटेंसिटी का वेवलेंथ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, सब बता रहा हूँ, फिलहाल सुनिएगा। आपके पास ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर आने वाली तमाम रेडिएशन को फॉल करती है। ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। बाकी जो कलर आपको नजर आ रहे हैं वो सारे इस बात की जमानत दे रहे हैं कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वहां रिफ्लेक्शन हो रही है, तभी वो अपने एक्चुअल कलर से नजर आ रहे हैं। जबकि ब्लैक कलर के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो सारी चीजों को अपने अंदर नॉर्मली अब्सॉर्ब कर लेता है। अब ब्लैक बॉडी को जब हीट करते हैं तो उनसे जो रेडिएशन निकलती हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती हैं। मैंने अभी बोला जब हीट करेंगे तो हर तरह की वेवलेंथ मिलेगी। अब आते हैं ब्लैक बॉडी के लॉस पे। जो ब्लैक बॉडी का पहला लॉ बनता है, जो ब्लैक बॉडी का पहला लॉ बनता है उसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ब्लैक बॉडी का जो पहला लॉ बनता है उसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
ब्लैक बॉडी का जो पहला लॉ बनता है उसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आप जरा चेक करें कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या बात हो रही थी। ब्लैक बॉडी का जो पहला लॉ बनता है उसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पे मैंने लिया लैम्डा और यहाँ पे मैंने ली एनर्जी। एनर्जी बोलूं इंटेंसिटी बोलूं बात एक ही है। मैंने यहाँ पर आपके पास ली वेवलेंथ और यहाँ पे मैंने क्या ली एनर्जी। यहाँ पर मैंने क्या ली चेक करें दोबारा, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे मैंने क्या ली एनर्जी। ये मेरे पास ब्लैक बॉडी है। अभी इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 1100 केल्विन। अभी इस ब्लैक बॉडी का देखिए बदला, अभी इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास है 1100 केल्विन। इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास 1100 केल्विन पाया जा रहा है। जब मैंने इसको प्लॉट किया तो ये प्लॉट करने पे मुझे ऐसे मिला। आप चेक करें, चेक करें, चेक। यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। एग्रीड? इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी कम, 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 इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। जब इसका टेम्परेचर 1100 केल्विन था तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो किसी एक टेम्परेचर के ऊपर आपको एक मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी और वो मैक्सिमम एनर्जी जिसकी होगी ब्लैक बॉडी पे वही प्रोमिनेंट होगा। आप समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट? तो मुझे एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी मिली। क्या मिली? मैक्सिमम एनर्जी। इसके ऊपर जो लैम्डा होगा उसको हम कहते हैं लैम्डा एम, और लैम्डा एम कहलाती है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। नोट कर लें इसको, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। दोबारा बोल रहा हूं, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो मुझे एक वेवलेंथ की ऐसी वैल्यू मिली जिस पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। तो मैंने अभी बताया 1100 जब इसका टेम्परेचर होगा तो कोई एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिस वक्त उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा एम कहलाएगी, और लैम्डा एम हमारे पास क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप दूसरा नहीं बनाइएगा, आप इसी पे काम कीजिएगा। मैं आगे दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं आगे दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, आप इसी पे काम कीजिएगा। मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि मेरे पास यहाँ पे ये लैम्डा है, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी हमें कब मिल रही है? जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट कर रही है। ब्लैक बॉडी का जो अभी टेम्परेचर था वो कितना था? 1100 केल्विन। जब 1100 केल्विन टेम्परेचर था तो मुझे इसका ग्राफ ऐसे मिला, और इस पॉइंट पर मुझे मिली क्या? लैम्डा एम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, और आपके पास 1100 केल्विन। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, ब्लैक बॉडी का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने कर दिया 2000 केल्विन। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मैंने देखा कि अब आपके पास एनर्जी और बढ़ी। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मैंने देखा एनर्जी और बढ़ी। अब पहले मैक्सिमम एनर्जी इतनी मिल रही थी, अब मैक्सिमम एनर्जी इतनी मिल रही है, और यहाँ पे आपके पास इसको मैं नाम दूंगा लैम्डा एम, और ये जो लैम्डा एम है ये लैम्डा एम आपके पास कहलाएगी वेवलेंथ टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी। और आप चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मैक्सिमम वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। तो आपके पास पहले लैम्डा एम इस तरफ था, अब लैम्डा एम इस तरफ। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन कर दूंगा तो अब इंटेंसिटी मुझे मैक्सिमम और ज्यादा मिलेगी। तो मैंने इसका ग्राफ वैसे ही बना दिया जैसे मैं बना रहा था, थोड़ा चेंज करता हूं मैं इसको। अब मैंने इसका टेम्परेचर जब और बढ़ाया तो और बढ़ाने से अब मुझे आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ मिली, और ये मुझे आपके पास मिली लैम्डा एम। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ इंटेंसिटी और वेवलेंथ यूनिफॉर्म नहीं है। आप पे जैसे जैसे चेक करें, जैसे जैसे आपके पास वेवलेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और उस वक्त जो वेवलेंथ होगी उसको हम लैम्डा एम का नाम देंगे। जब 1100 केल्विन टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ज्यादा थी, जब टेम्परेचर 200 केल्विन हुआ वेवलेंथ कम हुई, जब टेम्परेचर 300 केल्विन हुआ वेवलेंथ और कम हुई। तो अब इसी के ऊपर आया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आप इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पीक डिस्प्लेस होती है। पहले पीक थी यहाँ, फिर यहाँ से पहुंची यहाँ, फिर यहाँ से पहुंची यहाँ। तो ये जो पीक का डिस्प्लेस होना है, ये जो पीक का डिस्प्लेस होना है, व्हाट आई टोल्ड यू, ये जो पीक का डिस्प्लेस होना है इसी को हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी को हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट
और ये वीन डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है वो आपके पास बेसिकली टेम्परेचर और वेवलेंथ को रिलेट करता है। तो मुझे यहां पे कहना चाहिए क्या, द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू maximum intensity is inversely proportional to absolute temperature. The wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to absolute temperature. Lambda max is inversely proportional to T. Lambda max is inversely proportional to T. The wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to absolute temperature. So lambda max is inversely proportional to T. When we will remove the proportionality, we will get a constant. So lambda max is equal to constant upon T. So lambda max into T is equal to constant. और ये constant होता है 0.0029. Lambda is measured in meter, temperature is measured in Kelvin. तो इसका यूनिट होता है 0.0029 मीटर केल्विन. इसका यूनिट होता है 0.0029 मीटर केल्विन. 0.0029 मीटर केल्विन. अब मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट ने क्या बोला कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये हर तरह की रेडिएशंस को इमिट करेगा. और जो रेडिएशंस इमिट करेगा उसमें वेवलेंथ और इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगी. वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अलग अलग होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी सेपरेट होगी. तो याद रखिएगा किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और वो वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती चली जाएगी. जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है. और यहाँ पे आपके पास इसमें जो मुझे इसकी वैल्यू मिली वो मिली 0.0029 मीटर केल्विन. अब इसका मतलब क्या है जरा सुनिएगा. ये पहला वाला कर्व देखें, ब्लू कर रहा हूँ इसको देखें, ब्लू कर दिया मैंने. यहां से मैं लूंगा लैम्डा एम की वैल्यू और ये वाला टेम्परेचर. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 0.0029. अब देखें ग्रीन वाला, यहां से जब मैं लूंगा लैम्डा एम की वैल्यू और ये वाला टेम्परेचर, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 0.0029. जब यहां से मैं इसकी ये वाली लैम्डा की वैल्यू लूंगा और ये वाला टेम्परेचर, इनको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 0.0029. अब आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि आपके पास यहाँ पे सर ने क्या लिखा है. तो याद रखिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ जो आपको मिल रही है कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी के ऊपर, और टेम्परेचर का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कांस्टेंट के बराबर होगा और इसको हम बोलेंगे 0.0029. ये हम कहते हैं, हमारे पास एक लॉ था, इसका नाम था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. अगर टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे तो पीक और आगे बढ़ती चली जाएगी. लेकिन आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि पहले इंटेंसिटी आपके पास बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है और फिर कम हो रही है. इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, कम हो रही है. इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर आपके पास जो है वो मैक्सिमम हो रही है और फिर कम हो रही है. तो हम ये कहते हैं कि वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सही. ये आपके पास यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात हुई. अब आते हैं एक और लॉ जिसका नाम है स्टीफेंस लॉ. स्टीफेंस लॉ इसका सेकंड लॉ है. स्टीफेंस लॉ इसका सेकंड लॉ है. इसका जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो स्टीफेंस लॉ कहलाता है. फातिमा सिद्दीकी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी फातिमा. आपकी आवाज जी आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. एक बार मैं आपको फिर अनम्यूट करता हूँ. पियानो बन रही है आवाज. आवाज पियानो बन रही है. ओके
ये क्या कहना चाह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर अनम्यूट करता हूँ। जी फातिमा बोलिए। सर अब आवाज आ रही है? नहीं आवाज कट रही है बहुत। सर मैं बोल रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है तो आप क्या बोल रही है बच्ची? जी किसी को समझ में आ रहा है बच्ची क्या बोल रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। युसरा इमरान कुछ कहना चाह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर वो ये कह रही हैं कि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट कभी कनेक्ट हो रहा है और कभी डिसकनेक्ट हो रहा है। तो बेटा इनको बोले मैं ये अपलोड कर दूंगा रात को यूट्यूब पे। ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनको आवाज आ गई होगी। फातिमा बेटा ये अपलोड हो जाएगी रात को, ये अपलोड यस हो सर जाएगी रात को। आवाज आ गई है। यस सर आपकी आवाज थैंक यू। पियानो बन रही है। ओके ओके ठीक है। तो ये आपके पास बात हो गई यहाँ पे। अब जरा चलते हैं स्टीफेंस लॉ पे। स्टीफेंस लॉ आपके पास एक लॉ है, नोट करने, जो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time. The amount of energy radiated per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature. Fourth power of absolute temperature. The amount of radiated per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature. देखिए यहाँ पे E is directly proportional to T4. इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। नोट कर लें इंटेंसिटी, इसको आई से नहीं ई से डिनोट करते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इसको हम बोलते हैं अपनी आम जबान में इंटेंसिटी। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब ये क्या बोल रहे हैं, लाइक कभी आपने इमेजिन करने की कोशिश की क्या बोल रहे हैं? सुनिए गौर से। आपके पास अगर ये एक ब्लैक बॉडी है, सुनिएगा, ब्लैक बॉडी का अगर आपके पास सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्लैक बॉडी का अगर सरफेस एरिया कम है और अगर सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, ब्लैक बॉडी का अगर सरफेस एरिया कम है और ब्लैक बॉडी का अगर सरफेस एरिया आपके पास क्या है ज्यादा, तो जिसका सरफेस एरिया कम है वो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड कम इमिट करेगा, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड ज्यादा इमिट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? दोबारा सुन लें। जिसका सरफेस एरिया कम वो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड कम इमिट करेगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड ज्यादा इमिट करेगा। अब मैं लिख रहा हूं एच, मत भूलिए, इसका मतलब हीट रेडिएटेड पर सेकेंड। दोबारा बोल रहा हूँ, इस एच का मतलब है हीट रेडिएटेड पर सेकेंड। तो इसका मतलब मुझे लिखना चाहिए एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मुझे लिखना चाहिए एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या लिखना चाहिए? एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड दैट इज द हीट रेडिएटेड पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ब्लैक बॉडी का एरिया कम, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड कम। अगर ब्लैक बॉडी का एरिया ज्यादा तो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड ज्यादा। इसी तरह याद रखिएगा, ये जो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड है ना, ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है। तो heat radiated per second is directly proportional to fourth power of absolute temperature. Heat radiated per second is directly proportional to fourth power of absolute temperature. आपके पास ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित है, आपके पास ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित है कि जो भी आपके पास ब्लैक बॉडी हीट को रेडिएट करेगी
वो आपके पास फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों को मर्ज करें, जब इनको मर्ज किया तो ये बना H प्रोपोर्शनल, और इसके साथ यहाँ पे आ गया A और साथ में लिखा हुआ है T4। अब ये क्या था, ये आपके पास था हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ H/T, और ये एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। दिस इज नथिंग बट हीट रेडिएटेड। अब मैं इसको हीट बोलूँ, मैं इसको एनर्जी बोलूँ, दोनों एक ही बात है और जूल्स में मेजर होती हैं। तभी मैंने पीछे इस पूरे फैक्टर को E में रिप्लेस किया था और प्रोपोर्शनल करके मैंने इसको क्या कर दिया था T4। अब आप चेक करें, ये हीट रेडिएटेड पर सेकंड था तो मैंने इसको H/T लिखा, इसको मैं हीट बोलूं एनर्जी बोलूं बात एक ही है, और आपके पास यहाँ पे ये एरिया जो मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके डिवाइड हुआ, तो H/T into A ये आपके पास बेसिकली कहलाएगी इंटेंसिटी, जिसको मैंने E से रिप्लेस किया। बहुत सारे बेवकूफ कहते हैं एनर्जी है, एनर्जी और इंटेंसिटी में फर्क होता है। जब इंटेंसिटी आती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं पीछे बता चुका हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो ये एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम के बराबर है, और यही चीज यहाँ पर आ रही है, चेक कर लें, यहाँ पर भी आ रही है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट T4। अब मेरे पास यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है सिग्मा, और इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। ये सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट कहलाता है, इसको सिग्मा को स्टीफेंस कांस्टेंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास इसकी वैल्यू होती है 5.67 एक्सपोनेंट -8। इसकी वैल्यू देखिए बहुत आसान है, 5678 5.67 एक्सपोनेंट -8, और इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4। इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं दे देता हूं। आपके पास ये जो इंटेंसिटी है ना, अभी अभी बताया था, इट इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और टेम्परेचर हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो जहाँ पे T4 था वहाँ केल्विन की पावर 4। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, और यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा इनटू K4। याद रखिएगा पावर होती है ना, पावर, पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। जो पावर होती है बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट। जूल पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट, जूल पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट। तो जूल पर सेकेंड की जगह पे क्या आ गया, वॉट। नीचे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड की जगह पे आ गया वॉट, नीचे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा और यहाँ लिखा हुआ है K4। अब ये K की पावर 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये यूनिट आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू K4। ये आपके पास कहलाता है स्टीफेंस लॉ। चाहे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो चाहे स्टीफेंस लॉ हो, दोनों के दोनों ब्लैक बॉडी पे अप्लाई होते हैं। चाहे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो चाहे स्टीफेंस लॉ हो, दोनों के दोनों ब्लैक बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था उसमें भी हमने ये बात पढ़ी, स्टीफेंस लॉ के अंदर भी बात पढ़ी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ याद रखिएगा, ग्राफ से एमसीक्यूज बनते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है एंड मूव टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर से शॉर्टर वेवलेंथ की जानिब वो मूव करता चला जाता है। तो ये बात यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाई। अब आपकी बायो की क्लास का टाइम हो रहा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को ब्लैक बॉडी में कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सुबह आपसे 10 बजे एग्जैक्ट, ठीक है। कल आपके साथ मेरी पहली क्लास होगी जिसमें ब्लैक बॉडी का एक लॉ रहता है वो पढ़ाऊंगा, और इसके साथ अगर कुछ इसमें का टॉपिक मिस हो गया होगा तो वो देखूंगा, वरना मैं स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर नंबर 20 का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। थैंक यू।